नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार बीके क्लासेज में। मैं ज्ञानेंद्र धारिया आशा करता हूं कि आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं पॉलिटी, और पॉलिटी में भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक आपके हाई कोर्ट के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। क्वेश्चन होंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और सभी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, तो ज्यादा समय ना लेते हो दोस्तों, देखेंगे अपना सबसे पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है कि भारत में कुल कितने कितने उच्च न्यायालय हैं। भाई बात है उच्च न्यायालय। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो संविधान है उसमें उच्च न्यायालय का प्रावधान कहाँ पर किया गया है। तो जो हमारा संविधान है उसमें उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है आर्टिकल, कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 214 से लेकर 231 तक आपके उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है। और चार ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर मुझे बताएंगे। तो देखिए, हम इस क्वेश्चन के राइट आंसर का बात करेंगे तो हमारे संविधान में हमारे जो उच्च न्यायालय है टोटल भारत के अंदर वो कितने भैया, वो आपके 25 उच्च न्यायालय है। लेकिन ऐसा नहीं था आजादी से पहले जब हमारा संविधान लिखा गया तो हमारे संविधान में कितने भैया, मूल संविधान में हमें कुछ बातें बताई गई कि देखिए हर राज्य के लिए, प्रत्येक राज्य के लिए अपना संविधान होगा। प्रत्येक राज्य के लिए अलग संविधान, अलग हाई कोर्ट होगा। लेकिन इस अवधारणा को बदल दिया गया। कब बदला इस अवधारणा को? इस अवधारणा को बदल दिया गया आपके 1956 में। 1956 में इस अवधारणा को बदल दिया गया जब 7वां संविधान संशोधन करा गया 1956। कौन था भैया? 7वां संविधान संशोधन हुआ 1956 में। इसमें बातें बताई गई कि देखिए 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट काम कर सकता है। यदि मूल संविधान की बात करें तो प्रत्येक राज्य के लिए एक अलग हाई कोर्ट होगा। लेकिन 7वां संविधान संशोधन, 7वां CAA, अब इस 7वें CAA के माध्यम से क्या हुआ, संसद ने कानून बना दिया कि अलग राज्य के लिए अलग हाई कोर्ट की जरूरत नहीं है। 2 राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट काम कर सकता है। 2 या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त हाई कोर्ट हो सकता है। संयुक्त कोर्ट हो सकता है। इसने अवधारणा को पलट दिया। 7वें संविधान संशोधन 1956 कब हुआ था भैया? 1956 में। इस संविधान संशोधन ने बता दिया कि देखिए 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट हो सकता है। 1956 में संविधान संशोधन किया गया, 7वां संविधान संशोधन। यहाँ से एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि देखिए किस संविधान संशोधन के माध्यम से 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट हो सकता है। किस संविधान संशोधन में बताया गया? तो 7वें संविधान संशोधन 1956 में बातें बताई गई। 25 हाई कोर्ट वर्तमान में मौजूद है भारत के अंदर। मूल संविधान में क्या था कि प्रत्येक राज्य के लिए अपना एक अलग हाई कोर्ट होगा। मूल संविधान की बातें थी। किसकी भैया? मूल संविधान में बातें बताई गई थी, मूल संविधान में। चलेंगे दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है कि देश के 25 उच्च न्यायालयों में से न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या कितनी है? देश के कुल 25 न्यायालयों में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या कितनी है? तो भैया 3 सेकंड का समय आपके पास में है। 3 सेकंड का समय आपके पास में है। आप मुझे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे भैया कितनी है। तो बता देखिए भैया, इस क्वेश्चन के राइट आंसर की हम बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर बी 1114 भारत के कुल उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या है। इनमें से सर्वाधिक जो जज हैं वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में 160 जज हैं। जो दुनिया के किसी भी कोर्ट में इतने जजों की संख्या नहीं है। मतलब जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, उस इलाहाबाद हाई कोर्ट में दुनिया के सर्वाधिक जज रहते हैं। 160 दुनिया का सबसे बड़ा हाई कोर्ट माना जाता है आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो देख लेंगे थोड़ा सा और। देखिए, भारत के उच्च न्यायालय में कुल कितने हैं? 1174 न्यायाधीश हैं। इनमें से 840 न्यायाधीश कौन से स्थायी हैं
और 274 अतिरिक्त न्यायाधीश है। अतिरिक्त न्यायाधीश है 2024 तक। इनमें से 352 पद खाली थे। ये कुछ बातें हैं जो उससे संबंधित बताई गई है। कितने 352 पद खाली थे। चलेंगे दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है, भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? तो देखिए चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, केरल उच्च न्यायालय, गुजरात उच्च न्यायालय, सिक्किम उच्च न्यायालय या फिर आपका इलाहाबाद उच्च न्यायालय। तो देखिए यदि हम इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करेंगे तो कौन सा होगा? वो होगा भैया आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, केरल हाई कोर्ट। केरल हाई कोर्ट में टोटल जजेस कितने हैं? टोटल जज है यहाँ पर कुल है 36, कुल 36 जज है। सर्वाधिक पूछ लेगा यहाँ पर कितने भैया? सबसे कम। यहाँ पे पूछ लेगा सबसे कम पूछ ले तो कौन सा आपका? केरल हाई कोर्ट। यदि पूछ लेगा सबसे अधिक, सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा कौन से हाई कोर्ट में? तो सबसे ज्यादा है भैया आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट में 160। इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? यूपी वाला बच्चा हो यहाँ तो होता है भैया इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य जज। तो यहाँ पे अरुण भंताली मुख्य जज है यहाँ के, अरुण भंताली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केरल उच्च न्यायालय में स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या मुख्य न्यायाधीश और 12 अतिरिक्त न्यायाधीशों सहित कितने टोटल कुल मिला के? 35 है। चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को। भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? बताएं भैया इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? यदि इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें, मैंने इसका आंसर आपको भी बताया, इलाहाबाद उच्च न्यायालय। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है। कितनी? 160 जज है यहाँ पर टोटल। कितने भैया? 160 जज है यहाँ पर टोटल। वैसे पहले क्वेश्चन में कुछ तो कितने टोटल मिला के? 160 जज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे भाई, थोड़ा सा और देखना इसके बारे में। भारत के 25 उच्च न्यायालयों में किसकी स्थापना सबसे बाद में हुई? देखिए 25 उच्च न्यायालयों में किसकी स्थापना सबसे बाद में हुई? सिक्किम उच्च न्यायालय, उत्तराखंड उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, फिर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। तो देखिए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई है? 2019 में इसकी स्थापना हुई 2014 के प्रस्ताव के आधार पर। क्योंकि 2014 2 जून 2014 को क्या हुआ था भैया? तेलंगाना का पुनर्गठन हुआ था। इसका तेलंगाना पुनर्गठन हुआ था। आंध्र प्रदेश का क्या हुआ था? पुनर्गठन हुआ था। तो इसी कारण तेलंगाना और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय भारत के सबसे नए उच्च न्यायालय है। देखिए बंबई उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय तथा मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना एक साथ हुई थी। इन उच्च न्यायालयों की स्थापना कौन से वर्ष में थी? बातें पूछी गई। अब देखिए बात है 1857 की। 1857 में भारत में क्रांति हुई। 1857 में भारत में एक क्रांति हुई थी जिसके कारण पूरा भारत क्या हुआ था? पूरा भारत अंग्रेजों के हाथों से छूटता हुआ नजर आ रहा था। तो उसके बाद में अंग्रेजों ने भारतीयों को न्याय देने के लिए, भारतीयों की न्याय व्यवस्था सुधारने के लिए और अंग्रेजों के प्रति भारतीयों के मन में एक अच्छी भावना पैदा करने के लिए एक कौन थे आपके? लॉर्ड कैनिंग महोदय। लॉर्ड कैनिंग ये रहे थे 1862 में। 1862 तक क्या था? ये वायसराय थे। ये वायसराय थे 1862 में। और इन्हीं के कार्यकाल के दौरान 1862 में इन तीनों न्यायालयों की स्थापना की गई थी। आपके बंबई उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय और आपका मद्रास उच्च न्यायालय। ये भारत के सबसे पुराने कौन थे भैया? सबसे पुराने उच्च न्यायालय हैं। सबसे पुराने उच्च न्यायालय हैं। उच्च न्यायालय
यदि हम बात करें भैया, इनसे बाद में एक चौथे उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, इलाहाबाद हाई कोर्ट की। इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई, वहीं पे पूछ लेगा। एक क्वेश्चन कूट में लगाने के लिए पूछता क्वेश्चन, ये पीसीएस वगैरह का आपने एग्जाम दिया है तो वहां पर पूछेगा कूट में लगाने के लिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी भाई, तो वो हुई थी आपके 1866 में। 1866 में इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा। यदि पूछे भैया बम्बई, कलकत्ता, मद्रास उच्च न्यायालय, तो इनकी स्थापना 1862 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस उच्च न्यायालय के सर्वाधिक स्थायी अस्थायी खंडपीठ है, किस उच्च न्यायालय के सर्वाधिक स्थायी और अस्थायी खंडपीठ है। चारों ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय, गुवाहाटी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय। तो भैया कौन कौन से उच्च न्यायालय की सर्वाधिक खंडपीठ है, तो अभी हम इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या होगा, वो होगा आपका गुवाहाटी उच्च न्यायालय। गुवाहाटी उच्च न्यायालय की सर्वाधिक खंडपीठ है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय की क्या है भैया, सर्वाधिक खंडपीठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के किस संशासित क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है, किस संशासित क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है, तो दिल्ली। दिल्ली संशासित क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है। दिल्ली हाई कोर्ट की स्थापना कब की गई, दिल्ली हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी। इस प्रकार का एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा भाई, तो कब की गई थी आपकी 1966 में। दिल्ली हाई कोर्ट की स्थापना 1966 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य का अपना स्वयं का उच्च न्यायालय नहीं है, किस राज्य का अपना स्वयं का उच्च न्यायालय नहीं है। सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा या फिर नागालैंड, किस राज्य का नहीं है। देखिए चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं भैया, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा या फिर नागालैंड। तो किस हाई कोर्ट का अपना उच्च न्यायालय नहीं है, तो भैया नागालैंड का अपना उच्च न्यायालय नहीं है। नागालैंड किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता, यह था आपका गुवाहाटी हाई कोर्ट। गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंतर्गत आते हैं। गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंतर्गत आते हैं। इसी गुवाहाटी हाई कोर्ट की क्या है भैया, भारत में सर्वाधिक खंडपीठ है। भारत में सर्वाधिक खंडपीठ है। इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा, सर्वाधिक खंडपीठ। अब खंडपीठ कुछ बच्चे सोचेंगे खंडपीठ का मतलब क्या होता है, यदि किसी ने पॉलिटी पढ़ी है तो जानता होगा खंडपीठ का मतलब ऐसा होता है, जैसे देखिए काफी बड़ा क्षेत्रफल है। अब एक सुनवाई तो आपकी वजह से इलाहाबाद में हो रही है। अब मतलब जो मेरठ के आसपास के लोग हैं वो इलाहाबाद थोड़ी जाएंगे न्याय मांगने के लिए, या लखनऊ के आसपास वाले ऐसा नहीं कि इलाहाबाद ही पड़े रहेंगे। उनके लिए एक स्थान और दे दिया गया खंडपीठ का सुनवाई के लिए, लखनऊ खंडपीठ। तो इसी तरह से जैसे गुवाहाटी हाईकोर्ट की जगह जगह खंडपीठ है, नागालैंड में, मेघालय में, उसी तरह से आपका इलाहाबाद हाईकोर्ट है। अब काफी बड़ा क्षेत्रफल है उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश के लोगों को सुविधा के लिए एक खंडपीठ इसकी कहाँ पर खोल दी गई है, आपकी एक खंडपीठ खोल दी गई इसकी आपके लखनऊ में। हालांकि मेरठ में भी हाई कोर्ट की बेंच के लिए क्या होती है भैया, हड़ताल होती रहती है। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन सा उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों का उच्च न्यायालय है। देखिए कौन सा उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों का उच्च न्यायालय है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, गुवाहाटी उच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय, कर्नाटक उच्च न्यायालय। तो भैया बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देखिए इस क्वेश्चन के राइट आंसर की हम बात करेंगे तो क्या होगा, वो होगा आपका गुवाहाटी हाई कोर्ट। गुवाहाटी हाई कोर्ट है, पूर्वोत्तर में केवल एक ही हाई कोर्ट आपका गुवाहाटी। इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा तो आपका गुवाहाटी हाई कोर्ट आ जाएगा। भाई देखना इन दो में से इसकी स्थापना पूछेगा। यदि पूछ ले दिल्ली की स्थापना, इसकी स्थापना पूछेगा, दिल्ली की स्थापना कब हुई थी 1966 में। आपकी पटना की स्थापना पूछ ले तो 1916 में पटना की स्थापना हुई थी, 1916। ये क्वेश्चन बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा गया क्वेश्चन है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1966, दिल्ली उच्च न्यायालय की पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916, दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 1966, इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना। यदि पूछ ले इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना, इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना 1866, कलकत्ता हाई कोर्ट की स्थापना, कलकत्ता हाई कोर्ट की स्थापना 1862,
बॉम्बे हाई कोर्ट की स्थापना, मुंबई हाई कोर्ट की स्थापना, मुंबई हाई कोर्ट की स्थापना। इस प्रकार से बहुत एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी मुंबई हाई कोर्ट की स्थापना 1862 में, 1862। मद्रास हाई कोर्ट की स्थापना 1862। इस प्रकार से बहुत एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की। पटना उच्च न्यायालय देखना, फिर आगे क्वेश्चन, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको अभी बताया। यदि किसी बच्चे का बोर्ड ध्यान मतलब ध्यान बोर्ड पर होगा तो इस क्वेश्चन का जवाब जरूर बताएगा। तो कभी हुई पटना उच्च न्यायालय की स्थापना? 1916, 1917, 1918, 1921। देखिए बीपीएससी 1994 में पूछा गया क्वेश्चन है। बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन 1994 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो कब हुई थी भैया इसकी स्थापना? मैंने आपको अभी बताया कभी 1916 में, 1916 में पटना हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय, आप बताइए सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है कौन सा है और उसकी स्थापना कब हुई? सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है और उसकी स्थापना कब हुई? तो देखिए भाई सबसे बड़ा उच्च न्यायालय यहाँ पर बात हुई है तो कौन सा है आपका? वो है आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट। कितना था भैया? इलाहाबाद हाई कोर्ट है। यहाँ पर 160 जज हैं। यहाँ पर 160 क्या है? यहाँ पर जज हैं, न्यायाधीश। न्यायाधीश लिखना उचित रहेगा। 160 न्यायाधीश आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट में। इसके लिए स्थापना पूछ लेगा एग्जाम में। इसकी स्थापना कब हुई थी भैया? 1866 में क्या हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी। 1866 में इसकी स्थापना हुई। यदि अन्य ऑप्शन की हम बात करें, मद्रास हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट की स्थापना 1862 में हुई थी, लॉर्ड कैनिंग के समय। कलकत्ता हाई कोर्ट की स्थापना 1862 में हुई। मुंबई हाई कोर्ट की स्थापना 1862 में हुई। तो तीनों की स्थापना 1862 में हुई थी। ये कौन थे भैया? इन तीन की स्थापना एक साथ हुई। तो आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसकी स्थापना अलग हुई थी। तो उसको चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए कुल संसाधित क्षेत्रों में एकमात्र में ही आपका अपना न्यायालय है। संसाधित क्षेत्र कौन सा है? एक ही संसाधित क्षेत्र जिसका अपना उच्च न्यायालय है कौन सा है वो पूछा गया है। आरआरबी 2003, आरआरबी 2003 में पूछा गया क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्योंकि इस क्वेश्चन को मैं अभी आपकी क्लास में करा चुका। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है? किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है? तो कौन से न्यायालय जिनमें साझा उच्च न्यायालय है? मतलब कौन कौन से राज्य ऐसे हैं जिनका ज्वाइंट एक ही उच्च न्यायालय है? तो आपका कौन सा? महाराष्ट्र व गोवा। महाराष्ट्र गोवा का अपना एक ही उच्च न्यायालय है। बात करें थोड़ी सी भी इसका दो राज्यों का एक उच्च न्यायालय हो सकता है? बिल्कुल। देखिए जो हमारा मूल संविधान है, मूल संविधान में हमें बताया गया कि प्रत्येक राज्य का अपना एक उच्च न्यायालय होगा। लेकिन 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा हमें बताया गया कि संशोधन करके संसद ने प्रावधान किया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट काम कर सकता है। तो आपका कौन सा? महाराष्ट्र गोवा का एक अपना एक ही न्यायालय है। कौन सा इनका न्यायालय है? न्यायालय का नाम पूछ लेगा महाराष्ट्र गोवा का तो इनका है मुंबई हाई कोर्ट। मुंबई हाई कोर्ट, मुंबई हाई कोर्ट इन दोनों का एक ही उच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में उच्च न्यायालय में सर्वप्रथम आरंभ हुआ, भारत में उच्च न्यायालय सर्वप्रथम कौन सा आरंभ हुआ? 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं भाई। चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। दिल्ली में कलकत्ता, बम्बई मद्रास में कलकत्ता, और या फिर आपका मद्रास में मुंबई, या फिर आपका मुंबई दिल्ली मद्रास। तो कौन से हाई कोर्ट की स्थापना सर्वप्रथम हुई? अब देखिए यदि हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर डी की तरफ से, यहाँ पर देखिए क्या गया? मद्रास से मुंबई, मद्रास से मुंबई में स्थापना की गई, या फिर मुंबई मद्रास से कलकत्ता में स्थापना की गई, दिल्ली कलकत्ता में। देखिए कलकत्ता तो सही है लेकिन दिल्ली गलत है। दिल्ली इसकी स्थापना कब? 1966 में, इसकी स्थापना 1862 में। तो 1866, 1966 और 1862 दोनों में बहुत अंतर है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ये तो नहीं है। यदि हम बात करेंगे तो उसकी भैया मद्रास, बम्बई दिल्ली और मद्रास 1862, 1966, 1862 क्या मैच हुआ? नहीं हुआ। तो आपका देखिए इसकी भी 1862 में हुई, 1862 में हुई, 1862 में हुई। तीनों की न्यायालय की स्थापना कब हुई? सर्वप्रथम हुई थी मुंबई मद्रास व कलकत्ता की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
फिर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है आरआरबी 2005 रिपीटेशन है क्वेश्चन का भाई। देखिए किसके अंतर्गत कलकत्ता मद्रास तथा बम्बई, कलकत्ता मद्रास मद्रास कलकत्ता तथा बम्बई की उच्च न्यायालय की स्थापना की। कौन सा मतलब कौन सा अधिनियम था? भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत उच्च न्यायालय अधिनियम 1861, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1865, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1911। तो किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई? तो इसके राइट आंसर की बात करें तो आपको ऑप्शन नंबर बी, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के द्वारा इसकी स्थापना की गई। वही कब थी भैया? 1862 में। 1861 में आपका अधिनियम बना और 1862 में इन उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोवा किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? गोवा किस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? यदि हम इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या होगा भैया? आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, बम्बई उच्च न्यायालय, केरल उच्च न्यायालय, कर्नाटक उच्च न्यायालय। आज तबियत क्या थोड़ी सी डाउन है इसलिए दिक्कत हो रही है। तो किसके अंतर्गत आता है आपका? बम्बई उच्च न्यायालय के अंतर्गत गोवा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादरा नगर हवेली किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं? दादरा व नगर हवेली किस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं? मैं देखिए बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्या कलकत्ता उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आएंगे? नहीं। गुवाहाटी उच्च न्यायालय? नहीं। मद्रास उच्च न्यायालय? मुंबई उच्च न्यायालय। कौन सा? बम्बई उच्च न्यायालय के अंतर्गत में आते हैं दादरा नगर हवेली, गोवा और आपका महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं? ये बहुत एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे जॉइंट वाले कि कौन सा उच्च न्यायालय किसके उसमें आता है। तो किसके उसमें आएंगे? ये कलकत्ता। कहाँ पर आएंगे? कलकत्ता के अधीन आते हैं आपके अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1862 में इसकी स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्षद्वीप संघ शासित प्रदेश। देखो लक्षद्वीप क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है। वो किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? यदि हम इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो क्या होगा? यदि क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो क्या होगा? वो होगा आपका केरल उच्च न्यायालय। केरल उच्च न्यायालय भारत का सबसे छोटा न्यायाधीश, भारत का सबसे छोटा न्यायालय, छोटा न्यायालय। केरल हाईकोर्ट भारत का सबसे छोटा उच्च न्यायालय है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? अब देखो भाई एक बात तो ऐसी है, अधिकांश राज्यों के जो है ना वो न्यायालय उच्च न्यायालय वो कहाँ पर है? वो देखिए अधिकांश राज्यों के उच्च न्यायालय की राजधानियों में स्थित है। अधिकांश राज्यों के उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? उनकी राजधानी में। उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है भैया? राज्यों की राजधानी में। लेकिन कुछ उच्च न्यायालय ऐसे हैं जो राजधानी से अलग है, अलग शहरों में है। वो वाले पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो हम उन्हीं की बात करेंगे। देखिए मैंने केवल यहाँ पर वही न्यायालय रखे हैं यहाँ पर स्थान के आधार पर जो राजधानी से भिन्न है। देखिए जो राजधानी वाले हैं तो आसान है याद करने, लेकिन कुछ न्यायालय ऐसे हैं जो कि राजधानी से अलग है। जैसे उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय इलाहाबाद में है, हालांकि उसकी एक खंडपीठ लखनऊ में है, लेकिन दोनों ऑप्शन में आए लखनऊ और इलाहाबाद, तो आप लखनऊ को लगाएंगे। जैसे आपका कौन सा भैया? झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, केरल है, ये बहुत सारे उच्च न्यायालय ऐसे हैं जो अपनी राजधानी से अलग स्थान पर। तो ये एग्जाम के दृष्टि इंपॉर्टेंट बनता है। देखिए सीडीएस 2004 में क्वेश्चन पूछा गया है, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो भाई चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, रायपुर, बिलासपुर, भिलाई या फिर छत्तीसगढ़। यदि इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो आपका बिलासपुर, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ पर की गई? अब देखिए उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ पर की गई? यदि हम इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो कहाँ पर की गई है? उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ पर की गई? वो की गई आपके नैनीताल में। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना नैनीताल में की गई। तो आपको ऑप्शन नंबर यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। यदि हम बात करें उत्तराखंड की, उत्तराखंड की यदि हम बात करें
क्या है कि राजधानी, राजधानी पूछ लेगा यहाँ पर एग्जाम्पल, क्या पूछेगा, राजधानी बहुत पूछते भी हैं यहाँ से, राजधानी, राज्यपाल और सीएम, ये तीन चीजें आपको पता होनी बहुत अधिक जरूरी है। यदि बात करें यहाँ की राजधानी, तो वो कौन सी है, यहाँ पर दो कैपिटल है, एक तो है देहरादून, दूसरी आपकी गैरसैंण। यदि हम बात करें यहाँ के राज्यपाल, तो गुरमीत सिंह यहाँ के राज्यपाल है। बात नहीं है कि सीएम, तो पुष्कर सिंह धामी, यहाँ के क्या है भैया, मुख्यमंत्री। इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पुष्कर सिंह धामी। तो चलिए दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ पर की गई, झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ पर की गई। आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएं भैया। झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ पर की गई, आप इस क्वेश्चन का जवाब बताएंगे कमेंट बॉक्स में। कहाँ बताएंगे इस क्वेश्चन का जवाब, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ पर की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ पर की गई। आरआरबी 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो देखिए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ पर की गई, वो की गई थी आपके जबलपुर में। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना जबलपुर में की गई। केरल का उच्च न्यायालय, केरल का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है। अब देखिए ये वही उच्च न्यायालय है जिनका स्थान है ना उच्च न्यायालय का, वो राजधानी से अलग शहर में स्थित है। तो एर्नाकुलम, केरल उच्च न्यायालय की स्थापना एर्नाकुलम में की गई। आरआरबी 2002, रेलवे बहुत ज्यादा पूछता है ऐसे क्वेश्चन, हाई कोर्ट से संबंधित क्वेश्चन रेलवे में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओडिशा राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है। देखिए ओडिशा उच्च न्यायालय का स्थान जो है कहाँ पर स्थित है। यदि बात करें ओडिशा की, तो ओडिशा उच्च न्यायालय का कटक में स्थित है ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ी सी ओडिशा के बारे में बात करें, तो ओडिशा के सीएम आप पता है मुझे कौन है। यदि हम ओडिशा के सीएम की बात करें तो वो है आपके मोहन चरण मांझी। यदि हम बात करें ओडिशा के राज्यपाल हरिबाबू कंभमपति। बात करेंगे ओडिशा की राजधानी, तो ओडिशा की कैपिटल क्या आपकी भुवनेश्वर। तो यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 या 2 से अधिक संघीय क्षेत्र राज्यों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है। किसके द्वारा की जा सकती है, राष्ट्रपति के द्वारा, राज्यों के राज्यपाल द्वारा, संसद द्वारा कानून बनाकर, या फिर आपके भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। किसके द्वारा की जा सकती है भैया, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना, तो संसद द्वारा कानून बनाकर उसकी स्थापना की जाती है। देखिए 7वां संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन इसी के संबंधित है। 7वां संविधान संशोधन, इसी में हमें बताया गया, इसी के तहत प्रावधान किया गया कि 2 या अधिक राज्यों के लिए, एक हाई कोर्ट हो सकता है, अब देखिए पूछ लेगा इसका वर्ष, 7वां संविधान संशोधन कब किया गया। यदि बात करें 7वें संविधान संशोधन की, तो ये कब हुआ था भैया आपका 1956 में किया गया था। 1956 में नेहरू जी के द्वारा ये संविधान संशोधन किया गया था। तो इसी में प्रावधान किया गया संसद द्वारा कानून बनाकर। जबकि हमारे मूल संविधान में क्या बातें लिखी हुई है, यदि हम बात करें अपने मूल संविधान की, तो मूल संविधान में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ मूल संविधान में, प्रत्येक राज्य में अलग हाई कोर्ट होगा, इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है,
उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को घटाने या बढ़ाने का अधिकार किसको प्राप्त है? उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को घटाने या बढ़ाने का अधिकार किसको प्राप्त है? देखिए 3 सेकंड का समय आपको दिया गया है, यहाँ पर 3 सेकंड का समय आपको दिया गया है। आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर मुझे बताएंगे। तो किसको दिया गया? संसद को, राष्ट्रपति को, राज्यपाल या फिर आपके राज्य विधानमंडल, किसको दिया गया? वो दिया गया आपकी संसद को। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है कि संसद किसी जज की सैलरी कम कर दे। संसद किसी जज का ट्रांसफर नहीं कर सकती। संसद वहां पर कर्मचारी भी नियुक्त कर सकती उसके कोर्ट के किसी काम में। दूसरा जो है, संसद को अधिकार है इनकी सैलरी बढ़ाने का, इनकी सैलरी कम नहीं की जा सकती। तो जजेस है ना, जज भारत के न्यायाधीश हैं, क्या हाई कोर्ट का हो, सुप्रीम कोर्ट का हो, सत्र न्यायालय का हो, किसी की भी सैलरी संसद कम नहीं कर सकती, केवल बढ़ा सकती है। अब देखिए कम नहीं कर सकती, केवल तो कम कब हो सकती है? जजों की सैलरी केवल और केवल वित्तीय आपातकाल के दौरान ही कम हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? देखिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी एग्जाम की दृष्टि से। राष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्य सरकार या फिर उच्चतम न्यायालय? कौन करता है भैया? वो करता आपका राष्ट्रपति जी करते हैं, राष्ट्रपति जी करते हैं नियुक्ति। अब बात करेंगे राज्यपाल। यहाँ पर तो होती है नियुक्ति, ये तो नियुक्ति करते हैं। राज्यपाल दिलाते हैं इनको शपथ, शपथ दिलवाते हैं। एग्जाम में बहुत क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ से नियुक्त करते हैं राष्ट्रपति, शपथ दिलवाते हैं। राज्यपाल की शपथ की बात आई तो कौन दिलवाएगा? राज्यपाल दिलवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति देखिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति किसके परामर्श से की जा सकती है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या फिर आपके संबंधित राज्य के राज्यपाल। तो किसके परामर्श से की जा सकती है? इसका जाएगा भैया उपयुक्त सभी, मतलब संबंधित राज्य के राज्यपाल से भी पूछा जाएगा, राष्ट्रपति सलाह लेंगे, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी सलाह लेंगे, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश से भी सलाह लेंगे। तो आपके सभी ऑप्शन क्या होंगे? राइट हो जाएंगे, मतलब ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, उच्च न्यायालय में बकाया कार्य को निपटाने के लिए राष्ट्रपति अपर न्यायाधीश की नियुक्ति एक से अधिक कितने समय के लिए कर सकते हैं? कितने समय के लिए कर सकते हैं? तो देखिए कितने वर्षों के लिए कर सकते हैं? 3 सेकंड का समय आपके पास में है। आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएं भैया, कितने समय के लिए कर सकते हैं? तो दोस्तों इधर इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करेंगे, वो होगा आपका 2 वर्ष। 2 वर्ष इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति क्या हो भैया 62 वर्ष से अधिक का हो। यहीं पर एक नोट पॉइंट लिख लेंगे, नोट पॉइंट। लिखेंगे 2 वर्ष या आयु 62 वर्ष, आयु 62 वर्ष जो भी पहले हो, जो भी पहले हो। अब देखिए जरूरी नहीं कि 2 ही वर्ष के लिए नियुक्त हो। अब किसी 61 साल के व्यक्ति को कार्यकारी न्यायाधीश नियुक्त कर दिया गया, क्या किया गया भैया? कार्यकारी न्यायाधीश नियुक्त कर दिया गया। अपर न्यायाधीश की नियुक्ति एक से अधिक, हाँ अपर न्यायाधीश नियुक्त कर दिया गया। तो अब वो व्यक्ति है तो 61 साल का, तो 1 साल ही काम करेगा। 61.5 साल का है तो 6 महीने काम करेगा। यदि वो अपना पूरा कार्यकाल ने बचा के रखा, मतलब 58 साल का है 2 वर्ष कर लेगा। 60 साल का है तो 62 साल की उम्र तक 2 साल तक करेगा। 2 साल तो अधिक है, लेकिन इसकी उम्र कितनी भी है? 62 वर्ष से कम होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए? उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी जरूरी हैं? देखिए 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं आपको। भारत का नागरिक हो और उसकी आयु 62 वर्ष से कम हो। भैया बिल्कुल बात सही बताई गई है, भारत का नागरिक हो, 62 वर्ष से कम आयु हो, उसने भारत के क्षेत्र में कोई न्यायिक पद धारण किया हो, कोई न्यायिक पद धारण किया हो, 10 वर्ष तक कहीं
वकालत की हो, या फिर क्या किया हो, 10 वर्ष तक की वकालत की हो, 10 वर्ष तक किसी कोर्ट में जज का कार्य किया हो, या फिर वह उच्च न्यायालय का 2 या 2 से अधिक ऐसे उच्च न्यायालय में लगातार अधिवक्ता रहा हो। तो इसका ऑप्शन कौन सा जाएगा भैया, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कथन दिया गया है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वयस्क भारतीय मताधिकार द्वारा निर्वाचन होता है क्या, जज का चुनाव होता है क्या यहाँ पर, नहीं भैया, जज का चुनाव होता है क्या, नहीं होगा। विधानमंडल के सदस्यों द्वारा निर्वाचन होता है क्या, नहीं भैया। राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होते या फिर मुख्यमंत्री के द्वारा नियुक्त होते, मुख्यमंत्री के द्वारा भी नियुक्त नहीं होते, तो किसके द्वारा नियुक्त होते भैया, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होते हैं सुप्रीम हाई कोर्ट के जजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, शपथ दिलाएंगे इनको आपके राज्यपाल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसके समक्ष अपने पद पर गोपनीयता की शपथ लेता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। किसके समक्ष लेगा, तो देखिए 5 सेकंड का समय आपके पास में है भाई, आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर मुझे बताएं क्या होगा। किसके समक्ष पद और गोपनीयता की शपथ ले जाती है, आपके राज्यपाल के, उसके हाई कोर्ट के जज के द्वारा। तो राज्यपाल क्या आंसर होगा भैया इसका, राज्यपाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने से हम आपको पहले एक बात और करूंगा हाई कोर्ट के जजेस की। यदि हाई कोर्ट का जज है उसका रिटायरमेंट हो गया, तो वो केवल और केवल, यदि उसे लगा मैं तो बाद में भी कुछ काम कर सकता हूँ, तो वो केवल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर सकता है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर सकता, वो निचली अदालतों में वकालत नहीं कर सकता, वकालत नहीं कर सकता। दूसरी बात है, उसके कार्यकाल के दौरान उसकी सैलरी कम नहीं की जा सकती, उसकी सैलरी कम नहीं की जा सकती कार्यकाल के दौरान। संसद ऐसा नहीं कि कानून बना के उसकी सैलरी कम कर देगी, ऐसा नहीं है, केवल सैलरी बढ़ा सकती है संसद। संचित निधि के द्वारा उसकी सैलरी दी जाती है, या हाई कोर्ट का जज है, सुप्रीम कोर्ट का जज हो, क्योंकि भारत में जो पाई जाती है ना, वो एकल न्यायिक व्यवस्था पाई जाती है। हाई कोर्ट के फैसले अपने राज्य तक सीमित होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले ऑल इंडिया सभी उच्च न्यायालयों को मान्य होते हैं, क्या वो जम्मू कश्मीर का उच्च न्यायालय हो, या फिर आपका कहाँ का, केरल का उच्च न्यायालय हो, उत्तर प्रदेश का हो, तो उनके जो फैसले होंगे वो सभी जजेस को मान्य होते हैं, सभी उच्च न्यायालयों को मान्य होते हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के फैसले। दूसरा, इनकी सैलरी नहीं कम की जा सकती, हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के जजों की सैलरी केवल और केवल वित्तीय आपातकाल के दौरान कम की जा सकती है। दूसरा, इन पर महाभियोग, इनको कई बार ऐसे हटाने की प्रक्रिया, देखिए इनको अपने कार्यकाल से स्वतंत्र रखा गया है, स्वतंत्र रखा गया है, क्योंकि न्यायपालिका में लोकतंत्र में न्यायपालिका का स्वतंत्र होना जरूरी है। किस लिए, देखिए यदि आप सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज को हटाना चाह रहे हैं, तो आर्टिकल नंबर 217, आर्टिकल नंबर 217 के तहत क्या होता है, प्रस्ताव लाया जाता है, कल जाता है प्रस्ताव लाया जाता है आपकी लोकसभा में, राज्यसभा में लाया जा सकता है, लोकसभा में लाया जा सकता है। उस प्रस्ताव को लाने के लिए 100 सदस्य तो लोकसभा के और 50 सदस्य राज्यसभा के होने जरूरी हैं। प्रस्ताव को हटाने जज को हटाने के लिए इतने सदस्य होने जरूरी हैं। उसके बाद भी क्या होगा, यदि सभापति उसे एक्सेप्ट कर ले, एक्सेप्ट कर लिया तो अलग बात है, एक्सेप्ट करने के बाद में सभापति एक समिति का गठन करेंगे। उस समिति में कौन होंगे, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हो सकते हैं, समकक्ष न्यायाधीश हो सकते हैं, जिनके ऊपर महाभियोग लगाया जाएगा वो हो सकते हैं, या फिर एक न्यायाधीश हो सकता है। और यदि वो समिति घोषित कर दे कि देखिए जजेस क्या है, ये कदाचार के दोषी पाए जाते हैं, असमर्थता के दोषी पाए जाते हैं, तो फिर भी उसे हटाना होता। उसके बाद में जो प्रस्ताव लाया गया है, उस प्रस्ताव को यदि लोकसभा राज्यसभा अपने बहुमत से या फिर कुल सदस्यों के 2/3 मतलब उपस्थित सदस्यों के 2/3 मतदान के द्वारा पारित कर दे और राष्ट्रपति उस पर साइन कर दे, तो फिर राष्ट्रपति उसे हटाने का प्रस्ताव जारी करते हैं। ये प्रक्रिया क्या है, बहुत जटिल प्रक्रिया होती है। इसी कारण भारत के अंदर आज तक किसी जज के ऊपर क्या नहीं लगाया गया, महाभियोग नहीं पारित हो सका, महाभियोग पारित नहीं हो सका। कई बार ऐसे होता, यदि समिति, अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, भाई एक बार बताओ भैया, यदि वो जो गठित समिति थी, जो प्रस्ताव के बाद में, जैसे प्रस्ताव लिया है, 100 सदस्यों का प्रस्ताव लिया है लोकसभा से, 50 सदस्यों का राज्यसभा से लिया है प्रस्ताव, हमने भेजा सभापति को, अब सभापति ने उसे एक्सेप्ट कर लिया और एक समिति का गठन कर दिया, ठीक है भाई, समिति का तो गठन कर दिया और समिति ने जज को दोषी मान लिया असमर्थता का,
क्या कदाचार का, तो क्या वो हट जाएंगे? मैंने कहा नहीं हटेंगे। भैया हम दोषी तो मान लिया, लेकिन वो जो प्रस्ताव लोकसभा या संसद में हम ले पाए थे वो फेल हो गया, वो पारित नहीं हो सका। तो कदाचार का दोषी तो पाया गया, लेकिन जज को हटाया नहीं जा सकता जब तक क्या नहीं हो भैया, प्रस्ताव पारित ना हो 2/3 सदस्य के द्वारा। तो इस प्रकार से इस थ्योरी से भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखेंगे भैया अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसको देगा? अब देखिए नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। शपथ किसके द्वारा लेता है? आपकी राज्यपाल के द्वारा। तो अपना त्याग पत्र किसको देगा? वो देता आपके राष्ट्रपति को। मतलब ऑप्शन नंबर ए यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। या फिर अपने उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश को नहीं देगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश को नहीं देगा, संबंधित राज्य के राज्यपाल को नहीं देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के 5 अंक पर कहां बहस की जा सकती है? देखना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, मैं कहूंगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहां पर की जा सकती है? ये क्वेश्चन अधूरा है एक शब्दों के बिना। आरआरबी 2003 मैंने बताया ना भैया, हाई कोर्ट से आरआरबी यानी रेलवे में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीएस से। जो पॉलिटी है, पॉलिटी में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से, रेलवे में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कहां पर बहस की जा सकती है आपकी? संसद में। संसद में लोकसभा या फिर राज्यसभा दोनों में बहस की जा सकती है, लेकिन बहस के लिए जरूरी हो, बहस करने के लिए केवल बहस तब हो सकती है जब महाभियोग की प्रक्रिया जारी हो। लिख लेंगे नोट पॉइंट करके, नोट पॉइंट, बहस न्यायाधीश, न्यायाधीश पर बहस केवल, न्यायाधीश पर बहस केवल महाभियोग के दौरान हो सकती है। महाभियोग प्रक्रिया के दौरान हो सकती है। महाभियोग के दौरान ही आप किसी जज के ऊपर संसद में बहस कर सकते हैं, अन्यथा उनके ऊपर बहस नहीं कर सकते। अच्छा भैया, तो आपको ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन दूंगा, जब महाभियोग लगा हो तब उन पर संसद में बहस कर सकते हैं, तब बहस नहीं कर सकते उनके ऊपर। भैया एक बार बताओ, ये इतने पावरफुल है क्या जज? मतलब अपने यदि किसी ने इनका फैसला नहीं माना, सपोज करो कि कोई व्यक्ति है और उसने इनका फैसला दे दिया और कोई व्यक्ति इनके फैसले की आलोचना कर रहा, तो हम क्या कर सकते हैं भाई? यदि आप इनके फैसले की आलोचना करते हैं ना, आलोचना दो तरह की होती है, एक सकारात्मक एक नकारात्मक। एक आलोचना होती है सकारात्मक, दूसरी होती है नकारात्मक। यदि फैसले की करते हैं, आलोचना करते हैं और गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो आपके ऊपर आर्टिकल नंबर 226 के तहत हाई कोर्ट अवमानना का केस दर्ज करके आपको या तो जेल भेज देगा या फिर आपके ऊपर आर्थिक दंड लगाया जा सकता है। तो अपने फैसले की, इनके फैसले की आलोचना नहीं करा सकते, आर्टिकल नंबर 226 के तहत प्रावधान है हाई कोर्ट को। दूसरी बात आई भाई, एक बार बताओ, हमारे आपने बताया था जब आप मूल्य अधिकार पढ़ा रहे थे भैया, जो जजेस होते हैं तो सब मतलब जो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, भारत के लोगों का मूल अधिकार का संरक्षक होता है। कैसे होता? मैंने आपको तब भी बताया था, आर्टिकल नंबर 32 के अनुसार यदि आपके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट चले जाओ। आर्टिकल नंबर 226 के तहत यदि आपके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, हाई कोर्ट चले जाओ। तो भैया इन दोनों आर्टिकल में बड़ा कौन है? 226, 232 में देखिए, ये दोनों आर्टिकल क्या है? एक दूसरे के पूरक है। मतलब वही काम तो आर्टिकल 32 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट करेगा, आर्टिकल 26 के अनुसार वही काम कौन करेगा? आपका हाई कोर्ट करेगा। तो इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? किसको है भाई अधिकार? भैया ये तो सजा के रूप में हो सकता, इनको ट्रांसफर करना कि हम तुम्हारा ट्रांसफर करा देंगे तो आप ये फैसला ले लो। देखिए इस तरह से नहीं होता इनका ट्रांसफर, जैसे किसी कर्मचारी का ट्रांसफर होता है ना, उसी तरह जज का ट्रांसफर नहीं होता। तो किस तरह से होता? बहुत जटिल प्रक्रिया है। देखिए किस प्रकार से होगा, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति करेंगे, भारत के राष्ट्रपति, भारत के विधि मंत्री या फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल। तो कौन करेगा? देखिए ऐसा होता है, आप इनका किसी जज का ट्रांसफर करना, स्थान दो राज्य हैं, राज्य ए और राज्य बी। ये तो वे है जहां से ट्रांसफर हो रहा है,
जिस स्थान पर ट्रांसफर किया जा रहा है, तो वह है जिस राज्य से ट्रांसफर किया जा रहा है, मतलब राज्य उत्तर प्रदेश है, यहाँ ट्रांसफर किया जा रहा है महाराष्ट्र में, तो बी राज्य महाराष्ट्र। तो यहाँ के राज्यपाल से पूछी जाएगी, यहाँ के राज्यपाल से पूछी जाएगी। यहाँ के जो जजेस होंगे, राज्य ए के जज होंगे हाई कोर्ट के, उन जजों से पूछा जाएगा, सलाह ली जाएगी कि इसका ट्रांसफर किया जाए कि नहीं किया जाए। यदि उन्होंने कह दिया हाँ तो कर सकते हैं, ना कहा तो नहीं कर सकते। फिर इनसे पूछा जाएगा भाई हम वहाँ के जज का ट्रांसफर यहाँ कर रहे हैं, करें या नहीं करें। अब इन दोनों की सलाह ले ली, इन दोनों की सलाह लेने के बाद में हाई कोर्ट लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हाई कोर्ट, यहाँ पर लिखेंगे सुप्रीम कोर्ट। अब देखिए इनकी सलाह ली, यहां से भी सलाह ले ली, और सलाह हमने यहां से भी ली, फिर इनकी भी सलाह लेनी पड़ेगी, सुप्रीम कोर्ट के जज की सलाह लेनी पड़ेगी पैनल की। अभी सुप्रीम कोर्ट के जज क्या है, इन्होंने सलाह में कह दिया कि हाँ पे ट्रांसफर कर दो, तो राष्ट्रपति ट्रांसफर कर देंगे। इन्होंने कह दिया कि नहीं करेंगे, इन्होंने कह दिया कि हम ट्रांसफर नहीं करेंगे, तो क्या होगा भैया, वो ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता। और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य प्लस दो वरिष्ठ न्यायाधीश, दो वरिष्ठ न्यायाधीश की सलाह ली जाती है, तब इसका क्या होता है, हाईकोर्ट के जज का ट्रांसफर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उच्च न्यायालय के देखिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन हटा सकता है भाई, एसएससी 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन हटा सकता है। चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। विशेष बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति हटा देंगे क्या, राष्ट्रपति अपनी मर्जी से हटा देंगे क्या, मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल, भारत के मुख्यमंत्री न्यायाधीश की सलाह पर, भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर हटा देंगे क्या। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ से राइट आंसर होगा। विशेष बहुमत पारित करके संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति हटाएंगे। ऑप्शन नंबर कौन था, यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा देख लेंगे महाभियोग की प्रक्रिया, लिख लेंगे उच्च न्यायालय के जज पर महाभियोग। इनको हटाने की सेम प्रक्रिया वो है जो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया। ऐसे नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के जज से छोटे जज है तो इन्हें वैसे हटा दिया जाएगा, सेम प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है जो सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा होता है। अब देखिए कैसे हटाते हैं इनको, महाभियोग लिख लेंगे। प्रस्ताव लाने के लिए सबसे पहले क्या होगा, तो प्रस्ताव लाना सबसे पहले तो हमें, तो उस प्रस्ताव के लिए क्या करेंगे, प्रस्ताव में होना चाहिए भैया, उस प्रस्ताव पर क्या होना चाहिए, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा 50 सदस्य, 50 और 100, 50 सदस्य सिग्नेचर, 50 सदस्यों के सिग्नेचर होने चाहिए कहां से, राज्यसभा से, और 100 सदस्यों के सिग्नेचर कहां से होने चाहिए, 50 सदस्यों के सिग्नेचर होने जरूरी है राज्यसभा से, 100 सदस्यों के सिग्नेचर होने हैं लोकसभा से, लोकसभा से 100 सदस्यों के सिग्नेचर होने जरूरी है। अब ये प्रस्ताव भेजा जाएगा किसके पास में भाई, आप इस प्रक्रिया को पढ़ लेना, और इसी प्रक्रिया सेम प्रक्रिया होती है आपके सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की। अब देखिए क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन के माध्यम से क्या करना है भैया, ये वाले बातें देख रहे हैं। देखिए ये है आपके सभापति, सभापति लिख लेंगे, प्रस्ताव स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं, स्वीकार अस्वीकार कर सकते हैं, अस्वीकार कर सकते हैं। अब देखिए इन्होंने क्या किया, प्रस्ताव अस्वीकार स्वीकार भी कर सकते हैं। हमने मान लिया कि प्रस्ताव क्या हुआ, स्वीकार कर लिया गया, माना प्रस्ताव क्या कर लिया भैया, स्वीकार कर लिया, स्वीकार कर लिया। सभापति क्या करेंगे इसके बाद में, एक समिति का गठन करेंगे, सभापति एक समिति गठन करेंगे, समिति गठन करेंगे। अब देखिए समिति का गठन हुआ, इस समिति में कौन होता है,
सुप्रीम कोर्ट का जज होता है एक तो, कौन होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं एक तो, सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, हाई कोर्ट के जज होते हैं, हाई कोर्ट संबंधित राज्य, सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, हाई कोर्ट के जज होंगे संबंधित राज्य के। इतना कुछ होने के बाद में एक होंगे इसमें वरिष्ठ न्यायाधीश। अब यदि ये इस समिति की जांच करेंगे, लगे आरोपों की, किसी करेंगे आरोपों की जांच करेंगे, लिख लेंगे यहीं पर नोट पॉइंट करके, यदि समिति कदाचार का दोषी पाती है, तो प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, और देखना भाई इतना कुछ होने के बाद में प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, और आगे बढ़ने के बाद में भाई देखना प्रस्ताव लाया गया, 100 सदस्य सिग्नेचर राज्यसभा के जरूरत है, 100 सदस्य सिग्नेचर लोकसभा के, 50 सदस्य राज्यसभा की जरूरत है हटाने के लिए। सभापति के पास में गया प्रस्ताव, वो चाहे तो इसे स्वीकार कर दे, चाहे तो इसे अस्वीकार कर दे। अब मान लिया स्वीकार कर लिया, फिर करेंगे एक समिति का गठन। समिति में होंगे सुप्रीम कोर्ट के जज, संबंधित राज्य के जज, हाई कोर्ट के जज होंगे, एक वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे। यदि समिति कदाचार का दोषी पाती है उस जज को, तो उसके बाद में यह प्रस्ताव जाएगा कहां पर, संसद के अंदर दोबारा। फिर इस प्रस्ताव में जो एक प्रस्ताव है, अब देखना भी यहां से खेल होना शुरू हो जाएगा। अब ये प्रस्ताव गया लोकसभा में, ये प्रस्ताव गया राज्यसभा में। राज्यसभा के कुल सदस्यों का, दो प्रक्रिया होंगी, कुल सदस्यों का बहुमत, या फिर जब दूसरी प्रक्रिया कौन सी होगी, उपस्थित सदस्यों का 2/3, उपस्थित सदस्यों का 2/3 से पास। सेम बातें कहां पर जाएंगी आपकी, लोकसभा में। यही बातें कहां अपनाई जाएंगी आपकी, लोकसभा में भी सेम बातें अपनाई जाएंगी। इतना होने के बाद में फिर ये प्रस्ताव कहां जाएगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा। कहां पर जाएगा फिर ये प्रस्ताव, राष्ट्रपति के पास जाएगा, और राष्ट्रपति इस पर सिग्नेचर करेंगे और उस जज को हटा दिया जाएगा। लेकिन यहीं पर आपको एक बात का ध्यान रख लेना है, यदि ये प्रस्ताव में इसको कदाचार का दोषी तो पाया गया, असमर्थता का दोषी तो पाया गया, लेकिन यहाँ पर यह प्रस्ताव लोकसभा राज्यसभा में प्रस्ताव पास नहीं हो सका, तो फिर उस जज को नहीं हटाया जाएगा। यहाँ पर पास होना जरूरी है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में, कितने सदस्यों जरूरी है राज्यसभा में, 50, कितने सदस्य जरूरी है लोकसभा में, 100। इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। पूछेगा किस आधार पर हटाया जाएगा, कदाचार और असमर्थता के आधार पर हटाया जा सकता है। कितने सदस्यों के द्वारा पारित होना जरूरी है, विशेष बहुमत, या फिर आपका पूरा सदस्यों का कुल बहुमत, या फिर आपका उपस्थित सदस्यों का 2/3 में जो भी ज्यादा हो उसके द्वारा इनको हटाया जा सकता है। तो इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा भी। तो ये प्रक्रिया होती है हटाने की। कौन सा आर्टिकल में बताया गया महाभियोग, 217 में बताया गया आपके 217 में बताया गया, 217 के सब क्लोज 1 में बताई गई महाभियोग की प्रक्रिया आपके हाई कोर्ट जज का। यहाँ से बहुत प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। देखिए दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से केवल किन प्रमाणित के आधार पर हटाया जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। तो कदाचार और असमर्थता यानी उपयुक्त दोनों, ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों के आधार पर इसको हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की अधिकतम उम्र क्या है।
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की अधिकतम उम्र क्या है? तो यदि हम इसकी उम्र की बात करें तो कितनी है? 62 वर्ष। कितनी? 62 वर्ष इनकी उम्र है। आगे 2000 में बताइए, अंग्रेजी में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? कितना वेतन मिलता है भैया? इस क्वेश्चन के लिए हम राइट आंसर की बात करेंगे तो कितना मिलेगा भाई? वो मिलता है आपका ऑप्शन नंबर डी। मुख्य न्यायाधीश को 2,50,000 और जो आपका हाई कोर्ट है 2 लाख, मतलब जो आपके वरिष्ठ जज हैं मुख्य न्यायाधीश से अलग, उन्हें मिलते हैं 2,88,000। तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी जज के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन तथा निम्नलिखित में से कौन सी निधि पर भारित होते हैं? वेतन तथा भत्ते किस निधि पर भारित होते हैं भाई? तो किस निधि पर होंगे? इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करेंगे तो किस निधि पर होते हैं? वो होते हैं आपकी क्या भारतीय आकस्मिक निधि पर होते हैं? नहीं भैया। भारतीय संचित निधि, भारतीय योगलेखा निधि नहीं, भारत की संचित निधि, संबंधित राज्य की संचित निधि पर नहीं भैया, भारत की संचित निधि पर होते हैं। अब बच्चे क्या सोचते हैं यहाँ हाई कोर्ट है, राज्य का हाई कोर्ट है तो भारत की किसकी लगा दो? इसकी लगा देंगे संबंधित राज्य की संचित निधि लगा देंगे। नहीं भैया, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के जजों की जो निधि होती है, सैलरी होती है, वो जाती है भारत की संचित निधि से। IAS 2000, 2002 और CDS 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश की कितनी आयु तक पद पर बने रहते हैं? देखिए CDS सॉरी SSC 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने आपको अभी कराया। कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में उत्पन्न किसी प्रश्न का निश्चय कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, संबंधित राज्य का राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति। कौन करेगा भैया? सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श से, मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन थी? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन थी? वो थी आपकी लीला सेठ। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन थी? क्वेश्चन क्या हुआ? रिपीट हुआ शायद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कुल कितने न्यायाधीशों का प्रावधान है? उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य जो जज होते हैं उनमें अधिकतम पूछा गया यहाँ पर कितने भैया? अतिरिक्त कुल कितने जजों का प्रावधान है? तो भैया इसकी क्या नहीं है, कोई सीमा नहीं है। लेकिन किसी राज्य में कितने भैया? 36 भी हैं, किसी राज्य में 160 भी हैं। यदि हम बात करें किसकी? केरल की। यदि हम बात करें केरल की तो केरल में कुल 35 जज हैं। यदि हम बात करें इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात करें तो यहाँ पर 160 है। तो क्या इनका प्रावधान है क्या संविधान में? इनका कोई प्रावधान नहीं है। वो छोड़ा गया किसके ऊपर? संसद के ऊपर डिपेंड करता। किसके ऊपर भैया? संसद के ऊपर डिपेंड करता किस राज्य के कितने रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मौलिक अधिकारों को लागू करने, यदि हम बात करें कि मौलिक अधिकारों को लागू करने और उनका अतिक्रमण करने के मामले में उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस प्रकार की उनको शक्ति प्रदान की गई है? किस प्रकार का आदेश जारी कर सकता है? समझ यहीं से पूछा जाएगा आर्टिकल कौन सा? यदि हमारे मूल अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स है। अब देखिए किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स हैं, उनका हनन हो रहा, तो यहाँ पर दो चीजें बताई गई, एक तो सुप्रीम कोर्ट और दूसरा कौन सा? एक तो सुप्रीम कोर्ट है और दूसरा आपका हाई कोर्ट। कौन से आर्टिकल के अनुसार आप बताएंगे वहां पर कि देखिए हमारे मूल अधिकारों का हनन होगा? यदि हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की तो आर्टिकल नंबर 32 नंबर का आर्टिकल है उसके अनुसार जाएंगे। यदि हम बात करेंगे हाई कोर्ट की तो हाई कोर्ट में जाएंगे 226 के अनुसार। लेकिन यहीं पर एग्जाम में क्वेश्चन एक तरह का और बन सकता है। देखिए वो वाला आर्टिकल है कौन सा जिसके अनुसार उस कानून को रद्द किया जाएगा, या फिर आपके जो चीजें आपके मूल अधिकारों का हनन कर रही है उस व्यवस्था को रद्द किया जाएगा। तो देखिए आर्टिकल नंबर लिख लेना इसके इंपोर्टेंट करके, अनुच्छेद नंबर 13। इस अनुच्छेद 13 के द्वारा बताया गया है संविधान में कि यदि कोई संसद किसी ऐसे कानून का निर्माण करती है जो हमारे मूल अधिकारों का हनन करती है तो इस आर्टिकल 13 के अनुसार कोर्ट क्या करेगा? उस कानून को रद्द कर देगा।
कोर्ट करेगा उस कानून को रद्द। अब देखिए कोई कानून है उसका 100% वो अपने आप में कानून है, और वो 100% का 30% अतिक्रमण कर रहा, 30% क्या है उस कानून का गलत है, मूल अधिकार का हनन कर रहा, तो सुप्रीम कोर्ट उसका 70% लागू करेगा, उस 30% को क्या करेगा, अवैध घोषित कर देगा, उस 30% को अवैध घोषित करेगा जो हमारे मूल अधिकारों का हनन कर रहा है। और जो उस कानून का 70% भाग है, ऐसा नहीं कि पूरा कानून रद्द हो जाएगा दो चार बातों को लेकर के, नहीं, आर्टिकल 13 में यही बातें डिटेल से बताई गई है। अब देखिए कई बार क्या हुआ, इंदिरा गांधी के समय की बात है, 368 यहीं पर एक आर्टिकल है 368, यहाँ पर हमें बताया गया संविधान संशोधन। इंदिरा गांधी ने कहा देखिए हमें तो संविधान संशोधन का अधिकार है संसद को, लेकिन तब समय उसने कोर्ट ने बताया था केशवानंद भारती मामले में कि आपको संविधान संशोधन का तो अधिकार है संविधान में, लेकिन आप संविधान में केवल इतना ही संशोधन कर सकते हैं जिससे उसका बेसिक स्ट्रक्चर चेंज ना हो, लोगों के मूल अधिकारों का हनन ना हो। तो वो बात हमें कहाँ बताई गई भैया, आर्टिकल 13 में। तो संविधान के सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल 226, 32, 368 और आर्टिकल नंबर 13, इनका संविधान में बहुत क्या है भैया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। बात करेंगे इस क्वेश्चन की, यहाँ बताया गया अतिक्रमण करने के मामले में उच्च न्यायालय में निम्नलिखित में से किस प्रकार का आदेश जारी कर सकता है, अधिकार परीक्षा, परमादेश, या फिर आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण, या फिर उत्प्रेरण। क्या मौलिक अधिकार की बात हुई है, तो आपका कौन हो जाएगा भैया, उपयुक्त सभी। आप कहोगे भैया उपयुक्त सभी कैसे है, ये क्वेश्चन क्या अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन है। यहाँ पर बताएगा मौलिक अधिकार का हनन हो रहा आपका, तो अधिकार परीक्षा, कोई अधिकारी क्या कर रहा है भाई, कोई किसी अधिकारी ने, भाई कोई व्यक्ति है उसने उस व्यक्ति को किसी अधिकारी ने उठा लिया, उठा के अंदर बंद कर दिया। अब जब उस व्यक्ति को अंदर बंद कर दिया, हमें आर्टिकल नंबर 13 में बताया गया, देखिए हमें आजादी दी गई है, हमें क्या है, जीने का अधिकार है आजादी से। अब हमने कोई गलत काम तो करा नहीं, अब उस व्यक्ति ने हमें उठा के अंदर बंद कर दिया, तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट पूछेगा उस अधिकारी से कि आपने किस अधिकार के तहत इस व्यक्ति को उठाकर अंदर बंद करा। दूसरा पूछेगा जब उसने कोई कार्य गलत नहीं किया तो यहाँ से पूछेगा किस अधिकार के तहत किया। अब देखिए कुछ अधिकारी ऐसे होते हैं जो ओवर स्मार्ट बनते हैं, उनकी लिमिट तो इतनी होती नहीं, भाई कानून ने इतनी पावर नहीं दी जो इतना काम कर सके, वो अपनी लिमिट से ज्यादा काम कर लेते हैं कागजों में। तो उनसे पूछेगा भाई किस अधिकार के तहत आपने ये कार्य किया जब आपको संविधान में इतनी पावर नहीं है। तो ये तो वो वाली बात है। दूसरी थी परमादेश, किसी व्यक्ति को बंदी बना रखा किसी संस्था ने बंदी बनाया हुआ है। अब संस्था का मतलब राज्य से होता है, और राज्य की भी परिभाषा आर्टिकल नंबर 12 में बताई गई है। तो वहां बताया गया कि भाई आप उस व्यक्ति को हमारे सामने पेश कीजिए, वो क्या होगा, परमादेश। बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या भैया, उस व्यक्ति को हमारे सामने पेश कीजिए, परमादेश है, हम आदेश देते हैं और हमारे आदेश की अवहेलना नहीं होनी चाहिए। दूसरा जाएगा भैया उत्प्रेषण लेख, किसी निचली अदालत से कोई मामला अपने पास मंगा करके क्या देना भैया, या तो आपका उत्प्रेषण। तो आपका कौन सा हो जाएगा भैया, उपयुक्त सभी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस याचिका के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस याचिका को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है। कौन सी याचिका भैया जारी कर सकता है, परमादेश, अधिकार रक्षा, ये देखिए उठोसन नहीं है, इसका लिख लेंगे उत्प्रेषण। क्या लिख लेंगे इसको, उत्प्रेषण। अब उत्प्रेषण का मतलब पता क्या होता है, उत्प्रेषण का मतलब होता है भेजना, किसी निचली अदालत से किसी मामले को ऊपरी अदालत में भेजना। तो क्या होगा भैया, या मंगवा लेना, वो क्या होगा, उत्प्रेषण भी सही है, परमादेश भी सही है, या फिर आपका अधिकार परीक्षा, उपयुक्त सभी। बंदी प्रत्यक्षीकरण में किस प्रकार की याचिका जारी कर सकता है, आपका उपयुक्त सभी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय या अर्ध न्यायिक निकाय के विरुद्ध उत्प्रेषण रिट तब जारी कर सकता, कब जारी करेगा। उत्प्रेषण रिट मतलब ऐसा है जब निर्णय आदेश में कोई विधि या त्रुटि हो। अब देखिए किसी निचली अदालत ने ऐसा निर्णय दे दिया जिसमें क्या लगा किसी व्यक्ति के साथ में अन्याय हो रहा, और वो मामला कहाँ पहुंचा, हाई कोर्ट पहुंचा, तो क्या होगा भैया, उसने उस मामले को अपने पास मंगा लेंगे। तो दूसरा आएगा आपका, जब निर्णय आदेश को पारित करने में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन हुआ हो। क्या हुआ हो, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन हुआ हो, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन हुआ हो। तो आपका ये बात भी सही है, ये भी सही है। आप देखिए दो बातें सही होगी तो तीसरे को पढ़ने की जरूरत नहीं है एग्जाम में। जब यहाँ पर दो चीजें सही होगी तो उसको लगा देंगे उपयुक्त सभी।
लेकिन एग्जाम की दृष्टि से देख लेंगे, जब निर्णय या आदेश को पारित करने की आधिकारिकता के उल्लंघन में अधिकार्य किया गया हो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा जाएगा भैया? ऑप्शन नंबर डी। जब इस तरह के क्वेश्चन में दो ऑप्शन सही हो जाए तो उसको लगाना आपका ऑप्शन नंबर डी। या फिर एक ऑप्शन इस प्रकार से भी आता है ए या बी दोनों, बी या सी दोनों, तो उनका आपको ध्यान रख लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उच्च न्यायालय अपने अधीन न्यायालय के निकाय के विरुद्ध उत्प्रेषण रिट तब जारी करता, तो रिपीट हो गया क्वेश्चन, देखना होगा। उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति के अंतर्गत आते हैं, क्या आते हैं? उच्च न्यायालय की जो परमादेश जारी करने की शक्ति है वो किस शक्ति के अंतर्गत आती है? वो बात यहाँ पर पूछी गई है। संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार, या फिर आप क्या उपयुक्त सभी, या फिर सांविधिक अधिकार। तो ये कौन सी शक्ति है भैया? वो संविधान की मौलिक शक्ति के अंतर्गत इनको दिया गया है। कौन से आर्टिकल में है ये परमादेश जारी करने की शक्ति? आर्टिकल नंबर 226 में तो हाई कोर्ट, आर्टिकल नंबर 32 में कौन सा? सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पर है हाई कोर्ट और यहाँ पर आपका सुप्रीम कोर्ट। इस प्रकार से एग्जाम में बहुत अधिक क्वेश्चन पूछ जाते हैं हाई कोर्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उच्च न्यायालय को किसका अधीक्षण करने का अधिकार है? उच्च न्यायालय को किसका अधीक्षण करने का अधिकार है? देखिए इस क्वेश्चन को ऑप्शन के आधार पर देखेंगे। विधि विभाग के कानून विभाग का निरीक्षण करने का अधिकार है उच्च न्यायालय को? नहीं भैया, वो आपके पास होगा कानून मंत्री का होता है। अधीनस्थ न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। अब देखिए क्या सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर हो जाएगा उच्च न्यायालय? नहीं होगा, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के तो फैसले सभी उच्च न्यायालय को मान्य होते हैं। तो आपको ऑप्शन नंबर सी भी रॉन्ग हो जाएगा। लोक सेवा आयोग, ये भी नहीं, तो कौन हो जाएगा? अधीनस्थ न्यायालय। अब देखिए जैसे हमारा क्या है, इलाहाबाद में उच्च न्यायालय है, तो इलाहाबाद का जो उच्च न्यायालय है वो किसका निरीक्षण कर सकता? जैसे आपके देखिए जिला सत्र न्यायालय, उनका निरीक्षण कर सकता है आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो आपका अधीनस्थ न्यायालय क्या होगा? ऐसे राइट आंसर हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई भारत में उच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ जाते हैं आईएएस में। इस प्रकार के क्वेश्चन जो होते हैं कूट देकर के पूछ जाता है आईएएस में। देश में, अब देखना है ऐसे, देश में कुल 18 उच्च न्यायालय हैं। क्या देश में भैया 18 उच्च न्यायालय है? नहीं भैया, हमारे भारत में कितने उच्च न्यायालय है? यहाँ पर है 25 उच्च न्यायालय। भारत में कुल मिलाकर 25 उच्च न्यायालय हैं। उनमें से 3 का क्षेत्राधिकार एक से अधिक राज्य में है क्या? नहीं भैया। किसी भी संघ क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय नहीं है। किसी भी संघ शासित क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय नहीं है। बिल्कुल गलत बता रहा हूं। क्यों नहीं है? क्योंकि दिल्ली का तो है, और दिल्ली क्या है? दिल्ली एक संघ शासित क्षेत्र है। दिल्ली का जो उच्च न्यायालय है उसकी स्थापना 1966 में की गई, तो दिल्ली का तो उच्च न्यायालय है ना अपना। तो इसका मतलब ये बात भी क्या है? पूरी तरह गलत है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष तक अपना पद धारण करते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश करते हैं 62 वर्ष तक। भाई ये बात आपने बताई, 62 तक करते हैं। सुप्रीम कोर्ट वाले कब तक करेंगे? सुप्रीम कोर्ट वाले करते हैं आपके 65 तक। सुप्रीम कोर्ट के 65 तक करेंगे। अब देखेंगे इसके अनुसार, हालांकि देखना उनमें से 3 का क्षेत्राधिकार। जब ये क्वेश्चन आया था तब तो कौन सा ऑप्शन नंबर शायद ये भी सही था, 3 का क्षेत्राधिकार एक से अधिक था, लेकिन अब नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखेंगे इसके अनुसार 1, 2 और 4 सही। अब देखिए 4 तो सही है, लेकिन 1 और 2 तो क्या है? 1 और 2 तो रॉन्ग है, इसका मतलब ये भी रॉन्ग हो जाएगा। 2 और 3 सही, 2 और 3 ये भी गलत है दोनों। देखेंगे भाई 1 और 4 सही। देखो इसमें 4 तो सही है, लेकिन 1 क्या है? गलत। तो आपका ऑप्शन नंबर सी भी रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ केवल और केवल 4 सही। भाई ऑप्शन नंबर 4 तो हमारा सही है, इसका मतलब कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन से एक या अधिक केंद्र शासित प्रदेशों के लिए है? देखिए यहाँ पर लिखा है कौन सा उच्च न्यायालय है, तो राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश के लिए है। 4 ऑप्शन यहाँ पर देंगे। बीपीएससी प्रीलिम्स 1992 में पूछा गया क्वेश्चन है। जब इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो क्या होगा भैया? महाराष्ट्र, गुवाहाटी, लेकिन आपका इलाहाबाद तो केवल यूपी के लिए है। ऑप्शन नंबर सी तो रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर बताया भैया ए और बी दोनों, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी। यदि हम बात करेंगे महाराष्ट्र उच्च न्यायालय, महाराष्ट्र कौन सा? मुंबई उच्च न्यायालय। किन के लिए है वो? आपके महाराष्ट्र और आपके गोवा, दोनों राज्य के लिए है। महाराष्ट्र, गोवा दोनों राज्यों के लिए। दादर और नगर हवेली किसके लिए? मुंबई हाई कोर्ट के अधीन है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय की बात करें तो नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम सब किसके अंडर में आते हैं? आपके गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंडर में आते हैं। पूर्वोत्तर के सभी राज्य किसके अंडर में आएंगे? आपके गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंडर में आएंगे, सिक्किम को छोड़कर। तो इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज के मामले में सही नहीं है? सेवानिवृत्त का मतलब है वो रिटायर हो चुके, उनकी आयु तो 62 वर्ष पूरी हो चुकी या उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा कर लिया। वह सर्वोच्च न्यायालय में वकालत कर सकते हैं।
सर्वोच्च न्यायालय में वकालत कर सकते हैं क्या भैया? वह भारत के सभी उच्च न्यायालय में वकालत कर सकता है। वह उसी उच्च न्यायालय में वकालत कर सकता है जहां से वह सेवानिवृत्त हुआ है। भारत के किसी भी उच्च न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। इस क्वेश्चन का जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन में कमी कब की जा सकती है? कमी कब की जा सकती है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन में? यदि संसद 2/3 बहुमत से आदेश पारित कर दे क्या? नहीं भैया, इनके वेतन में कमी नहीं की जा सकती। इनके वेतन में कमी तभी की जा सकती है जब क्या हो? जब वित्तीय आपातकाल लागू हो। बी, वित्तीय आपातकाल में, मतलब ऑप्शन नंबर बी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। यदि राज्य विधानमंडल इस संदर्भ में कानून पारित करे, नहीं भैया, किसी भी काल में नहीं, तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करता है? राष्ट्रपति को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, या फिर राज्य के राज्यपाल को? एक क्वेश्चन मैं आपको इसी क्लास में 2 से 3 बार करा दिया। तो इस क्वेश्चन का जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इस क्वेश्चन का जवाब आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों, आज ही क्लास में हमने लगभग 58 क्वेश्चंस कंप्लीट करे। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद साथियों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।